हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आप चाहते हो कि आप भी सवाल पूछो और मैं उनके जवाब दूं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवालों को पोस्ट कर देना। अगले संडे जब मैं संडे वाली वीडियो बनाऊंगा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में से आपके सवालों को जरूर पिक करूंगा। चलो फिर नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, जो चीज काम के लिए उसे नोट कर लेना। शुरुआत करते हैं इस कमाल की वीडियो की। पहला कमेंट मैंने पिक किया है, शैलजा का, लिखती हैं थैंक यू फॉर दिस वीडियो सर, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं why and when had और have is used together in the same line only? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि had और have का यूज एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में कब और कैसे किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, had और have तो नहीं बल्कि have had का यूज किया जाता है। have had और have had का हिंदी में मतलब होता है कर लिया है। जैसे I have had dinner, मैंने डिनर कर लिया है। I have had breakfast, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। I have had my homework, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो have had एक साथ आप लिख सकते हैं और इसका मतलब होता है कर लिया है। अगला कमेंट मैंने पिक किया है, आनंद का, लिखते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग इन हिंदी? सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। बिल्कुल आनंद जी, देखिए ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, इसमें ब्रेकिंग को एक तरफ कर देते हैं, मेन है हमारा द ग्लास सीलिंग। द ग्लास सीलिंग का क्या मतलब होता है? तो द ग्लास सीलिंग का मतलब होता है भेदभाव करने वाला रिवाज, यानी कोई ऐसा रिवाज, कोई ऐसी जो है नीति जिसमें भेदभाव होता हो। जैसे कि कंपनी है और उस कंपनी में ये रिवाज है कि यहां पर महिलाएं जो है ऊंचे पद पर नहीं जा सकती हैं, या जो खास तौर पे कुछ लोग हैं जो ऊंचे पद पर मैनेजर नहीं बन सकते, वो नहीं। तो ये एक रिवाज है लेकिन ये भेदभाव वाला है, तो इसे ग्लास सीलिंग कहा जाता है। अब इसको तोड़ना, इस रिवाज को तोड़ना ब्रेक द ग्लास सीलिंग कहते हैं। जैसे आई ब्रेक द ग्लास सीलिंग, मैं इस झूठे रीति रिवाज को, इस जो है भेदभाव करने वाले रीति रिवाज को तोड़ दूंगा। अगला सवाल पूछा है प्रियांशु ने, लिखते हैं हाय सर, हाय प्रियांशु, आई एम योर बिग फैन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर। योर वे ऑफ टीचिंग इज जस्ट अमेजिंग, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत कमाल का है। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सो प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन, मुझे बताइए इंस्पायर और मोटिवेट में क्या फर्क होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन का सवाल उठाइए, थैंक्स अ लॉट सर। इंस्पायर मोटिवेट अगर देखा जाए तो लगभग एक ही मतलब होता है कि किसी से प्रेरित हो जाना, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि दोनों में एक्चुअली क्या फर्क होता है। देखिए, जब आप किसी के भाषण से या किसी की बातों से प्रेरित हो जाए, मुतासिर हो जाए कि अब मुझे ये करना ही है, उसकी बातों में इतना दम था, मुझे जुनून सवार हो गया है, तो इसका मतलब आप मोटिवेट हो गए हैं, उनकी स्पीच से, उनकी बातों से मोटिवेट हो गए। और किसी की स्पीच या बातों से नहीं बल्कि उसके काम को देखकर अगर आप बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब जो है आपके अंदर जोश आ जाए उसके काम को देखकर, आप कहेंगे मैं भी ऐसी मेहनत करूंगा, तो इसका मतलब आप उनसे इंस्पायर हो गए हैं, वो आपकी इंस्पिरेशन बन गए हैं। एक फिल्म है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने कहीं पर स्पीच दी, खड़े होकर भाषण दिया, तो मैं उस भाषण से बहुत ज्यादा जोश में आ गया कि अब मैं मेहनत से काम करूंगा, तो यानी कि मैं मोटिवेट हो गया। और कोई फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके इस कैरेक्टर को देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया कि अब मैं भी ऐसे ही मेहनत करूंगा, तो यानी कि मैं वहां इंस्पायर हो गया। तो याद रखना ये फर्क। अगला सवाल पूछा है सोमेश ने, लिखते हैं सर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सोमेश। सर मेरा सवाल है कि बी और बीइंग दोनों का डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए ना सर, कि दोनों का कहां कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, प्लीज 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 पिक माय क्वेश्चन। अच्छा, बी और बीइंग का डिटेल में तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये एक संडे वाली वीडियो है और बी और बीइंग की बहुत लंबी डिटेल है, यानी इसके बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक मेन यूज बता देता हूं, सबसे खास वाला जो सबसे पहले सिखाया जाता है, और वो ये कि बी का मतलब होता है होना या बनना, होना या बनना। आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, शी विल बी अ साइंटिस्ट, वही वैज्ञानिक बनेगी, या ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा, आई विल बी सैड, मैं दुखी होऊंगा। सो होना और बनना बी। और दूसरा है बीइंग, बीइंग का मतलब होता है के नाते, डॉक्टर होने के नाते, बीइंग अ डॉक्टर, या बीइंग ह्यूमन, इंसान होने के नाते, बीइंग ब्रदर आई एम गोइंग देयर, भाई होने के नाते मैं वहां जा रहा हूं। तो ये मेन यूज है बी और बीइंग का, बाकी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगला सवाल पूछा है एस स्पोर्ट्स ने, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, माय क्वेश्चन इज दैट, मेरा सवाल यह है वेयर फ्रॉम केम अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लाइक ए बी सी जेड, आई मीन हु इन्वेंटेड दीज? ये पूछ रहे हैं कि ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, इनको किसने, इसका आविष्कार किसने किया, ये कहां से आए? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मेरा सवाल उठाए एंड एक्सप्लेन अबाउट दिस, और इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आई एम वेरी कंफ्यूज, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। थैंक यू सर, योर वीडियो आर सो अमेजिंग एंड हेल्पफुल फॉर अस। आपने पूछा है कि ए से लेकर जेड तक कहां से आए, किसने आविष्कार किया, मैं इसको लेकर बहुत कंफ्यूज। एक कहावत है कि आम खाओ गुठलियों की चिंता मत करो, या आम खाओ दाम की चिंता मत करो। तो वैसा ही है कि इंग्लिश बोलो, क्यों चिंता करो कहां से क्या आया क्या नहीं आया, मेन फोकस इंग्लिश सीखने पर लगाओ। लेकिन कभी कभार दाम जानना यानी गुठलियां गिनना भी जरूरी हो जाता है जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, या अपनी जो है क्या नाम है, अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, या हमें कहीं वो चीज एक्सप्लेन करनी है। तो मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, विकिपीडिया पढ़ा है, तो इसमें बताया गया कि जो ए से लेकर
जेड तक अल्फाबेट्स हैं वो एक इजिप्शियन द्वारा इन्वेंट किए गए थे। इजिप्ट में इसका आविष्कार हुआ था। हालांकि इजिप्शियन जो राजा होते हैं उनको फराओ कहा जाता है। तो इन्हीं में से एक फराओ ने इसका आविष्कार किया था, इसको जो है इन्वेंट किया था। वैसे जो फराओ है उनकी जो लैंग्वेज थी वो चित्रलिपि थी, यानी कि वो चित्र बनाकर लैंग्वेज लिखा करते थे, उसको समझा करते थे। आप भी आप पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे चित्र देख सकते हो, एक्चुअली उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी। लेकिन उन्हें उसी दौर में कई हजार साल पहले इस लैंग्वेज का आविष्कार हुआ और ये अल्फाबेट्स वहां पर गढ़े गए। आप इस पर एक अच्छा खासा आर्टिकल विकिपीडिया पर पढ़िए और जरूर पढ़िएगा। अगला सवाल पूछा है पूनम ने, लिखती है गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम। कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे दीज वर्ड्स मीनिंग एंड यूजेस, इन शब्दों का मतलब और इनके सही इस्तेमाल। पहला है सो सो, दूसरा है सो ऑन और तीसरा है आई थिंक सो। प्लीज सर, थैंक यू। बिल्कुल मैं बताता हूं। पहला है सो सो। सो सो का मतलब होता है ठीक ठाक, यानी कि ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा, इसका मतलब ठीक ठाक, बस काम चलाओ। जैसे मुझे कहना है द मूवी वाज सो सो, जो मूवी थी वो ठीक ठाक थी, मतलब अच्छी भी नहीं थी लेकिन बोर भी नहीं हुआ। सो 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 ठीक ठाक। दूसरा है सो ऑन। सो ऑन का मतलब होता है जल्दी ही। आई विल गो देयर सो ऑन, मैं जल्दी ही वहां पर जाऊंगा। तो कहीं पर भी कहना हो जल्दी ही या जल्दी ही तो सो ऑन कह सकते हैं। और तीसरा है आई थिंक सो। आई थिंक सो का मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है। पता है तुम्हें राहुल कल पार्टी में नहीं आएगा, मुझे लगता है वो नाराज है। आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है। सो मुझे भी ऐसा लगता है या मुझे भी ये लगता है, आई थिंक सो का आप यूज कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है श्री अनु ने, लिखा है गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। थ्रो द वाटर इन दिस सेंटेंस, इज देयर एनी अदर करेक्ट वर्ड फॉर थ्रो? प्लीज पिक माय क्वेश्चन सर। थ्रो द वाटर यानी कि पानी फेंकना। इन्होंने पूछा है इसमें थ्रो की जगह क्या कोई अंग्रेजी का और दूसरा वर्ड यूज किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसकी जगह ड्रॉप द वाटर कर सकते हैं। ड्रॉप द वाटर का मतलब भी यही होता है ऊपर से पानी गिराना या किसी पर पानी फेंकना। आई विल ड्रॉप द वाटर ऑन यू, मैं तुम पर पानी फेंकूंगा। और आपको एक और कमाल की बात मैं बता देता हूं। क्या आपको पता है कि थ्रो द कोल्ड वाटर, यानी कि अगर थ्रो द वाटर में खाली कोल्ड जोड़ दिया जाए तो एक कमाल का फ्रेज बन जाता है। एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे देता हूं। और थ्रो द कोल्ड वाटर का मतलब होता है पानी फेरना, यानी कि सब बेकार कर देना। हम हिंदी में कहते हैं ना, उसने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, उसने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, उसने मेरे सारे काम पर पानी फेर दिया। पानी फेर देना थ्रू द कोल्ड वाटर, जैसे कि ही थ्रू द कोल्ड वाटर ऑन माय प्लान्स, यानी कि उसने मेरे सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया थ्रू द कोल्ड वाटर। अगला सवाल पूछते हैं रामेश्वर, लिखा है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय बैड? माय बैड का क्या मतलब होता है? इट्स फ्रॉम फर्स्ट टाइम दिस एपिसोड स्टार्टेड बट यू नेवर एवर पिक माय क्वेश्चन प्लीज। ओ माय गॉड। ओके, आई एम रियली सॉरी रामेश्वर जी, अगर रियली में ऐसा है तो। आपने लिखा कि आप जब से ये संडे वाली क्लास ये एपिसोड शुरू हुए हैं तो पहले एपिसोड से आप अपना सवाल पूछ रहे हैं माय बैड का मतलब, माय बैड का मतलब, माय बैड का मतलब, लेकिन मैंने आपका सवाल पिक नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे सवाल होते हैं तो पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आज पिक कर लिया। और एक और चीज, माय बैड का मैंने वैसे अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं बता देता हूं। माय बैड एक अल्टरनेटिव है किसका? सॉरी का, यानी कि सॉरी की जगह आप माय बैड बोल सकते हैं। आपका सॉरी नहीं बोलना है, माय बैड बोल दीजिए, जिसका मतलब होता है मेरी गलती है, मैं माफी चाहता हूं। जैसे मुझे कहना सॉरी आई वाज रॉन्ग, मैं माफी चाहता हूं, मैं गलत था, मैंने वाकई में गलत किया। सो आप बोल सकते हैं आई वाज रॉन्ग माय बैड, या माय बैड आई वाज रॉन्ग। मतलब माय बैड को आप शुरू या एंड कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सॉरी आई वाज रॉन्ग, माय बैड आई वाज रॉन्ग। सो माय बैड मतलब सॉरी। अगला सवाल पूछा है इंग्लिश फॉर बिगिनर्स, लिखते हैं सर हाउ टू यूज ऑनवर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि ऑनवर्ड्स को किसी वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाए। सो ऑनवर्ड्स का मुख्य हिंदी में मतलब होता है आगे की ओर। जैसे मुझे कहना है मैं आगे की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग ऑनवर्ड्स, तो मैं आगे की ओर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो ऑनवर्ड्स। सो आगे की ओर ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर ऑनवर्ड्स को किसी टाइम के बाद रख दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता है से, यानी इस टाइम से शुरू होगा और आगे तक चलेगा। जैसे मुझे कहना 5 PM ऑनवर्ड्स, यानी कि 5 बजे से। अब ऑनवर्ड्स लगने का अगर खाली होता 5 बजे 5 PM, तो इसका मतलब है 5 बजे, और ऑनवर्ड्स लगा दिया, इसका मतलब 5 बजे से शुरू हो जाएगा और चलेगा। द पार्टी विल बिगिन 5 PM ऑनवर्ड्स, जो पार्टी है वो शुरू होगी 5 बजे से, ऑनवर्ड्स लगा दिया। अगर मैं कहता खाली एट 5 PM, तो 5 बजे शुरू होगी, 5 PM ऑनवर्ड्स, यानी 5 बजे से शुरू हो जाएगी और चलती रहेगी। तो कोई चीज किसी तारीख, किसी दिन, किसी टाइम से शुरू हो और थोड़ा चलती रहे आगे, तो अगर आपको कहना है इस यहां से शुरू होगी और चलती रहेगी, तो वहां पर आप ऑनवर्ड्स लगा सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये 15 अगस्त से शुरू होगा और 2-3 दिन चलेगा। सो 15th of August ऑनवर्ड्स, तो वहां पर आप ऑनवर्ड्स का ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है अड्डा क्रिकेट ने, लिखते हैं हेलो सर माय नेम इज प्रहलाद कुमार, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है जी। प्रहलाद जी सर मैं क्वेश्चन, मेरा सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या एंड यह, या और यह का क्या मतलब होता है? इंग्लिश स्पीच में बहुत बार आता है। प्लीज पिक माय क्वेश्चन, आई एम सो कंफ्यूज्ड। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, थैंक यू सो मच सर। यू टू डियर, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एज वेल यू। सो आपने पूछा या और यह का क्या मतलब होता है, तो इन सबको जानने से पहले हम शुरुआत करते हैं यस शब्द से। यस का हिंदी में मतलब होता है हाँ, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यस का इस्तेमाल करते हैं हम फॉर्मल लैंग्वेज में, यानी कि कहीं ऑफिस में, कहीं इंटरव्यू में, घर में भी कर लेते हैं, चलता है।
लेकिन अमेरिका में यार दोस्तों से जब बात करते हैं तो यस की जगह yeah बोला जाता है, YEAH, yeah I will go, yeah I'll come, तो yeah बोला जाता है। तो yes का इनफॉर्मल रूप है yeah, लेकिन और शॉर्ट और कंप्रेस करके इसको या बना दिया गया है, यानी yeah बोलने में भी ज्यादा एनर्जी अगर खर्च हो रही है आपको लग रहा है तो आप या बोल सकते हैं, लेकिन या को कम इस्तेमाल कीजिए, यह को कम इस्तेमाल कीजिए, यस को इस्तेमाल कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन उन दोनों को कर लेंगे तो बुरा भी नहीं है। अगला सवाल पूछा है अरविंद सिंह ने, लिखते हैं सर ही एडेड का क्या मतलब है? न्यूज़पेपर में कई बार आता है सर यू आर वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे हैं। आपने पूछा ही एडेड का क्या मतलब है, आपने न्यूज़पेपर में देखा है। देखो सबसे पहली बात तो आपने खाली ही एडेड लिख दिया। अब ही एडेड के तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, चाय की पत्ती डाली है, चीनी डाली है, किसी काम को डाला है, क्या करा है मतलब भैया। तो आप जब भी कोई चीज न्यूज़पेपर में से, टेलीविजन में से या कहीं से भी कोट करके पूछते हैं तो आप उसके आगे पीछे की भी थोड़ी लाइन लिखिए ताकि सिचुएशन पता चल सके कि वो यूज कैसे हुआ है। फिर आप गलत समझ लेंगे तो फिर और मुसीबत हो जाएगी। बट डोंट वरी, जहां तक मैंने भी न्यूज़पेपर में ये वर्ड देखा है तो मैं उसके अनुसार आपको बता देता हूं। ही एडेड का मतलब होता है और उन्होंने आगे कहा, और उन्होंने आगे कहा। जैसे कि अमिताभ बच्चन ने, उन्होंने बताया कि मैं सुबह 5, उनका एक आर्टिकल छपा है, मैं 5 बजे उठता हूं, फिर मैं वॉक करता हूं। देन ही एडेड, फिर उन्होंने आगे कहा आई गो टू द मार्केट, फिर मैं मार्केट जाता हूं। सो ही एडेड मतलब उन्होंने कहा या वो आगे कहते हैं। सो आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में तो ऐसे यूज होता है। बाकी अगर ये आपको नहीं लगता है मैच तो अगली बार जरा लंबा सेंटेंस लिखना जिसमें बीच में ही एडेड हो और आगे पीछे की सिचुएशन आप मुझे दिखा सके कि उसका वहां क्या मतलब है। अगला सवाल पूछा है अर्शी सैफी ने, लिखती हैं हेलो सर, हाय अर्शी, आई एम अर्शी सैफी, मेरा नाम अर्शी सैफी है। आई होप यू एंड योर फैमिली विल बी फाइन। बिल्कुल, हम बिल्कुल अच्छे हैं। सर माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइट एंड क्वारल? फाइट और क्वारल में क्या फर्क होता है? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। सही से लिखा कीजिए। मेरा सवाल उठाइए। आई ट्राइड मेनी ऑफ द टाइम, मैंने बहुत बार ट्राई किया। प्लीज उठा लिया। आपने पूछा है फाइट और क्वारल में क्या फर्क होता है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। दोनों का हिंदी में मतलब होता है लड़ना या झगड़ना या झगड़ा करना या लड़ाई करना। लेकिन फर्क समझिए, जब हम घूसे लात से लड़ाई करते हैं, मतलब गुत्थम गुत्ती हो रही है, घुसंडबाजी हो रही है, खूब लात घूसे चल रहे हैं, तो उसे फाइट बोलते हैं। और जब हम जबान से बोल कर लड़ते हैं, गाली गलौच वाली जो लड़ाई होती है, उसे क्वारल कहते हैं। जैसे मान लीजिए पड़ोस में 2 बच्चों के पीछे मेरी मम्मी की और किसी की लड़ाई हो गई तो घूसला थोड़ी चलेंगे, तो वो क्या हो रहा है, वो क्वारल हो रहा है, तो वहां क्वारलिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है। लेकिन थोड़ी देर में वही क्या हुआ कि डंडे वंडे निकालना और मुंह तोड़ दिया, सुझा दिया, तो वो लड़ाई किस में बदल गई, क्वारल किस में बदल गया, फाइट में बदल गया। तो झगड़ा जो होता है, मुंह जबानी जो होता है, मुंह से बोलकर जो होता है, तो उसे कहते हैं क्वारल, और वहीं भटाभट जब बजा दो तो फाइट। अगला सवाल पूछा है शेखर यादव ने, लिखते हैं इंडिया का फुल फॉर्म टेल मी सर। वाओ, क्या सवाल पूछा है आपने। इंडिया की क्या फुल फॉर्म होती है? भैया इंडिया की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लेकिन हो सकता है आपने कहीं पर लिखी भी देख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रियली में उसकी फुल फॉर्म है। लोग बना देते हैं चीजों की फुल फॉर्म। इंडिया की फुल फॉर्म आई से कुछ बना दिया, डी से कुछ बना दिया। ऐसे मैंने कंप्यूटर की भी फुल फॉर्म देखी है, अर्थ की भी देखी है, चेयर की भी देखी है, लैपटॉप की भी देखी है, मोबाइल की भी देखी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में हर एक नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है। कल को मुझे पता चलेगा कि मेरा नाम सरताज है, इसकी भी फुल फॉर्म है एस फॉर सर, और ए फॉर अमेरिका, और टी फॉर ताजमहल। ऐसा नहीं हो सकता है। वो शॉर्ट फॉर्म, वो जो फुल फॉर्म है, वो बस लोग बना देते हैं कुछ वर्ड्स को सही से एडजस्ट करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी सही में फुल फॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं। तो जितने भी वर्ड्स के आप आसपास देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसकी फुल फॉर्म बस बना दी गई है। बहुत कंबाइंड, बहुत छोटे जो शब्द होते हैं, एमपी, एसएमएस, इन सब की फुल फॉर्म्स होती है। लेकिन इंडिया, अमेरिका और चेयर और पेन और मोबाइल और कंप्यूटर, इन सब के अगर आप फुल फॉर्म सच मान लेंगे तो एक्चुअली में गलत होगा। बस आप उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ सकते हैं, बट एक्चुअली में वो उनकी फुल फॉर्म्स नहीं होती है। तो ये थी आज की संडे वाली क्लास। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा एंड बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मैं ट्विटर पे भी हूं, साथ साथ मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है सरताज स्टोरीज। सरताज पहले नाम था, उसका नाम चेंज कर दिया, सरताज स्टोरीज। मैं उस पर बहुत व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। शायद आप और मोटिवेट करेंगे मुझे तो और ज्यादा कर पाऊं। तो प्लीज आप जरूर उससे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई सवाल है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मैं जानता हूं कि यह कहना कि घर पर रहिए बड़ा आसान होता है, खासतौर पे हमारे जैसे लोगों के लिए, बस स्टूडियो से शूट करके डाल दिया। लेकिन उन लोगों से पूछा जाए जो सुबह निकलते हैं कमाने के लिए और शाम को उनके घर में खाना बनता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप घर पर ही रहें, बस अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और जहां तक गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करें। और अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने पड़ोसियों के लिए जरूर पे करते रहें। आई एम श्योर कि इस पैंडेमिक से हम जरूर जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।